चलिए देखते हैं 2025-26 सीटेट जूनियर लेवल का है, 6 से लेकर 8 तक है सॉल्व पेपर। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक है ये, सीटेट जूनियर स्तर का, कक्षा 6 से लेकर 8 तक है सामाजिक विज्ञान। ठीक है, आज सामाजिक विज्ञान, इसमें हिंदी, संस्कृत, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र देखेंगे। ठीक है, ये सॉल्व पेपर है। आज हम लोग सेट नंबर 9 देखेंगे और सेट नंबर 9 देखेंगे 2016 का। ठीक है, सीटेट 2016 में व्याख्या सहित हल प्रश्न पूछा हुआ है 21 फरवरी 2016 में। कब पूछा गया है? 21 फरवरी 2016 में। चलिए देखते हैं। चलिए स्टार्ट करने से पहले एक शायरी सुनते हैं। दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, किसी से भी बातचीत हंसी मजाक कर लो, पर सुकून तो वही है जहां अपनापन और मोहब्बत मिले। इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2016। ठीक है, 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें यह पूछा हुआ है 21 फरवरी 2016 में। चलिए देखते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। क्या देखते हैं? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, पहला क्वेश्चन कर रहा है पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? किसकी होती है? भौतिक विश्व के साथ अनुभव, भौतिक विश्व के साथ अनुभव। यानी कह रहा है जिन पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में भौतिक सांसारिक अनुभवों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि पियाजे के अनुसार अलग अलग अवस्थाओं में बालक अपने मानसिक क्षमता के द्वारा आसपास की वस्तुओं को देखकर अपने बौद्धिक विकास को क्या कहते हैं? अग्रसर करता है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता क्या है? लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। कह रहा है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की अवधि 2 से 6 वर्ष तक माना गया है। पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बच्चे अहम केंद्रित हो जाते हैं, वे चीज़ों को स्वयं से संबंध करके देखने लगते हैं। इस अवस्था में बच्चे लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता सीख लेते हैं। इसी अवस्था में संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव तथा भाषा का प्रयोग प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है? किसका हुआ है? अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। यानी कोहलबर के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार उपयुक्त विकल्पों का सही मिलान इस प्रकार है। चलिए देखते हैं। कर रहा है पहला कर रहा है दंड देना और आज्ञापालन अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा। दूसरा कर रहा है सामाजिक संविदा अभिविन्यास नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। तीसरा कर रहा है अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास बालक या बालिका अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करते हैं। अतः स्पष्ट है कि विकल्प सी सही है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है बायोस्की की संतुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक्य की संकल्पना है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए होगा स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। बच्चे क्या होते हैं? अहम केंद्रित होते हैं। बायोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक संस्कृति सिद्धांत भी कहते हैं। यानी बायोस्की के संज्ञानात्मक सिद्धांत के विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि बायोस्की ने संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक कारकों पर अधिक जोर दिया है। बायोस्की की संतुति के अनुसार वे बच्चे जो व्यक्तिगत वाक्य की स्वतंत्रता पर अत्यधिक जोर देते हैं वे मुख्यतः अहम केंद्रित होते हैं। क्या होते हैं? अहम केंद्रित होते हैं। पांचवा नंबर है बायोस्की के अनुसार सीखने की पृथक नहीं किया जा सकता है। किसको नहीं किया जा सकता है? उसके सामाजिक संदर्भ से। बायोस्की के अनुसार सीखने का पृथक नहीं किया जा सकता। कौन है? उसके सामाजिक संदर्भ से नहीं किया जा सकता। चलिए आगे देखते हैं इसका डिस्कशन। निकल रहा है बायोस्की ने संज्ञानात्मक विकास से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक विकास की अवधारणा को बताया। इसके अनुसार संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्वैश्विक सामाजिक परिस्थितियों में संपन्न होता है तथा बालक जो कुछ सीखता है उस पर उसके सामाजिक मूल्यों का प्रभाव अवश्य होता है। अतः सीखने को सामाजिकता से पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष क्या है? लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया है। लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए क्या? बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया है। ठीक है, यानी कह रहा है प्रगतिशील शिक्षा वह होती है जिसमें बालक स्वतंत्र पूर्वक अबाध रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं तथा वहाँ पर वातावरण भी प्रजातांत्रिक होना चाहिए। अतः प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य होता है कि कक्षा
वातावरण लोकतांत्रिक हो समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त समय स्थान दिया गया है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? कौन दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए है शब्दों का अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता को। अब भाषिक बुद्धि से तात्पर्य शब्दों व वाक्यों की बोध क्षमता से है। इस बुद्धि वाले व्यक्ति शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशील होते हैं। ठीक है। अब 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या है? भाषा। क्या कर रहा है? भाषा। भाषा क्या होता है? हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। भाषा जो है हमारी विचार प्रक्रिया को क्या करती है? प्रभावित करती है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे से अवगत कराते हैं। अतः भाषा प्रत्येक व्यक्ति के विचार की प्रक्रिया को क्या करता है? प्रभावित करता है। अब 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र है कि शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाले के रूप में महिला, जबकि ड्रॉक एवं पायलट के रूप में पुरुष इस प्रकार के चित्रण को बढ़ा सकता है। क्या है? लिंग रूढ़िबद्धता। क्या है? लिंग रूढ़िबद्धता। लिंग को आधार बनाकर कार्य का निर्धारण करने की शिक्षा देने से तथा इस प्रकार की चित्रण पाठ्य पुस्तक में करने से लिंग रूढ़िबद्धता को बढ़ा सकती है। अब 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शिक्षार्थियों में बहुत भिन्नताएं होती है। इनमें से किस किस के लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? किसको है? पहला और दूसरा दोनों, यानी संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तर को आधारित भिन्नताएं होती हैं। दूसरा है भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं हैं। कह रहा है प्रत्येक छात्र में संज्ञानात्मक क्षमताओं, सीखने के स्तरों, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय आदि आधार पर भिन्नता पाई जाती है, जबकि शिक्षक इन भिन्नताओं के प्रति संवेदनशील होकर शिक्षण कार्य करता है। तो यही भिन्नताएं बालक के अधिगम को प्रभावी बनाती है किंतु जब शिक्षक इन भिन्नताओं पर ध्यान नहीं देते हैं तो यह बालक के अधिगम में अवरोध उत्पन्न करते हैं। अब 11 नंबर क्वेश्चन है केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन। क्या होगा? कागज पेंसिल के द्वारा जांच किया जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है केवल कागज पेंसिल से किया गया आकलन सीमित होता है, क्योंकि किसी व्यक्ति या बालक का आकलन करने के लिए उसे सभी पक्षों का अवलोकन एवं जांच आवश्यक है। जैसे भाषा, शारीरिक आदि कागज पेंसिल से केवल बौद्धिकता का आकलन किया जा सकता है। अतः इस प्रकार का आकलन सीमित होता है। इस प्रकार आकलन क्या होता है? सीमित होता है। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है। उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहां से यह शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके। ठीक है, यानी वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहां से यह शिक्षक के होठों तथा चेहरे के भाव को साफ तौर पर देख सके। ठीक है, यानी कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम की घोषणा के अनुसार नकारात्मक विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आने वाले बालकों को भी विशेष विद्यालय के स्थान पर नियमित कक्षाओं में ही शिक्षा दी जाए। अतः कक्षा में उपस्थित बधिर बालक को शिक्षिका के द्वारा ऐसे स्थान पर बिठाना चाहिए जहां से वह शिक्षिका के ओठ तथा चेहरे के भाव को साफ तौर पर देखा जा सके, ताकि शिक्षिका द्वारा कराए जा रहे अधिगम कार्य को समझ सके तथा उसका लाभ ले सके। अब 13 नंबर क्वेश्चन करा एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। क्या होगा? इन कक्ष के प्रत्येक बच्चों की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चों की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल को अपनाकर यानी प्रभावपूर्ण तरीके से कर सकता है। यानी कहने का यानी वंचित वर्ग के बच्चे के अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। इससे क्या होगी? वंचित वर्ग के बच्चों के आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। अब 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे। क्या होगा? अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। अधिगम निर्योग्यता वाले बालक वे होते हैं जो अधिगम कार्य आसानी से नहीं कर पाते हैं तथा वे कठिनाई का अनुभव करते हैं। अतः बालकों को अधिगम से कुछ पक्षों से संघर्ष करना पड़ता है। अब 115 नंबर क्वेश्चन है शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है क्या? यानी उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीके से सोचने के लिए कहकर उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। सृजनात्मक एक गुण है। सृजनात्मक क्या है? एक गुण है जिससे बालक किसी नए विचार या वस्तु की उत्पत्ति के बारे में चिंतन करता है। इस तरह के बालक किसी समय
समस्या को नियमबद्ध होकर समाधान नहीं करते बल्कि नियम से अलग होकर किसी और मार्ग की तलाश करते हैं। अतः बच्चों में सृजनशील विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक द्वारा बच्चों को समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीके से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब 16 नंबर क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए? किसका? उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। अब यानी कह रहा है राष्ट्रीय परिचर्या कार्यक्रम की घोषणा के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अर्थात नकारात्मक विशिष्ट बालक को भी समावेशी शिक्षा का आमतौर नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। 17 नंबर क्वेश्चन का अधिगमनकर्ता केंद्रित विधि का आशय है। क्या है? अधिगमनकर्ता यानी वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमनकर्ता का अपना पहला तथा प्रयास सम्मिलित होता है। यानी अधिगमनकर्ता केंद्रित विधि का तात्पर्य ऐसी विधि से है जहां पर अधिगम प्रक्रिया में अधिगमनकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित रहती है। इससे अधिगमकर्ता की रुचि एवं उत्साह बना रहता है तथा वह अपनी अधिगम क्रिया को सहजता पूर्वक कर सकता है। अब 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? कौन है? अनुबंधन। क्या है? अनुबंधन। सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व अनुबंधन परिस्थिति होती है, क्योंकि जितना अच्छा शैक्षिक वातावरण उपलब्ध होगा अधिगम कार्य उतना ही सुचारू रूप से चलता रहेगा। इसलिए कक्षा कक्ष का वातावरण शांत एवं लोकतांत्रिक होना चाहिए। अब 19 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे तथा वायोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम है। क्या है? शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजन किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजन किया जाता है जो क्या करते हैं? एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। यानी पियाजे तथा वायोस्की द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की गई है। इसके अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम प्रक्रिया का सृजन छात्र द्वारा स्वयं अपने अध्यापक की सहायता से किया जाना चाहिए जो उनके रचनात्मक अधिगम में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अब 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है समस्या समाधान को तब तक सीखना जब तक शिक्षार्थी स्वयं ना कर सके, यानी उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है। अब समस्या समाधान के लिए शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों से बार बार प्रयास कराना चाहिए ताकि विद्यार्थियों में स्वयं समस्या के समाधान का कौशल विकसित हो जाए, और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहनी चाहिए जब तक विद्यार्थियों को समस्या समाधान का अधिगम न हो जाए। यह अधिगमन या प्रयास आधारभूत सहायता को सबसे अच्छा उदाहरण है। 21 नंबर क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में सीखने की विधि शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें क्या करेंगे? विविध प्रकार के कार्यों और परीक्षण देंगे। विविध प्रकार के कार्य और क्या देंगे? परीक्षण देंगे। कक्षा में विविध शैलियों के बच्चों का आकलन करने के लिए उन्हें उनके बौद्धिक क्षमता के आधार पर विभिन्न प्रकार के कार्य देना उपयुक्त होगा तथा उनके द्वारा किए गए कार्यों का परीक्षण करना आवश्यक है ताकि उनका अधिगमन कार्य तथा उनके मानसिक क्षमता का विकास सतत चलता रहे। नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणा कहने की एक प्रवृत्ति है। इससे कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए होगा, पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ से भिन्न होती है। कहने का अर्थ है आजकल बच्चों की गलत अवधारणाओं को वैकल्पिक धारणाओं कहने की एक प्रवृत्ति है। यह इस सोच को प्रदर्शित करता है कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ से भिन्न होती है। जब बच्चे की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाओं कहा जाता है तो उनका आत्मविश्वास नहीं गिरता है और वे किसी कार्य को करने में हिचकिचाते नहीं है। इससे वे अपनी गलतियों से भी सीखते हैं। अब 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है? कौन करता है? चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना यानी माध्यमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष में शिक्षक की एक सशक्त भूमिका होती है। शिक्षक को अपनी सर्वोत्तम उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कक्षा कक्ष में चर्चा के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने चाहिए ताकि छात्र शिक्षक के बीच समायोजन व्यवधान न उत्पन्न हो। ठीक है। अब 24 नंबर क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है जो सही है। कह रहा है अधिगम केवल तभी प्रभावित होता है जब शिक्षार्थियों में भीतर प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। कह रहा है
अभिप्रेरणा यानी क्या होता है? अभिप्रेरणा का तात्पर्य कार्य करने का पुनर्बलन होता है, अर्थात वह बाह्य या आंतरिक बल जो किसी कार्य को करने में रुचि उत्पन्न करे। अभिप्रेरणा से किया गया कार्य प्रभावी होता है। अधिगम केवल तभी प्रभावित होगा जब शिक्षार्थियों के भीतर प्रेरणा हो तथा सीखने की आंतरिक इच्छा हो। अब 25 नंबर क्वेश्चन है, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य एक सत्य है? कौन होगा? सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है, यानी सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। मनुष्य समाज में रहकर तथा समाज के मानकों मूल्यों के आधार पर सीखता है, अतः सामाजिक क्रियाएं सीखने में सुविधा उपलब्ध कराती है तथा मनुष्य के विकास में सहायता प्रदान करती है। अब 26 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? कौन है? संवाद। कौन है? संवाद। सीखने की एक सामाजिक क्रिया का परिणाम है। बालक जितना ज़्यादा सामाजिक क्रिया तथा समाज के से संबंध रखेगा उसे उतना ही ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा। सामाजिक संवाद बच्चों को सीखने में ज़्यादा से ज़्यादा सक्षम बनाती है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, 27वां क्वेश्चन कह रहा है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन नहीं है? कौन सा नहीं है? इन विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर हो जाता है। यानी कह रहा है, यानी विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु के पर्यंत चलती रहती है। अतः दिए गए कथनों में विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर, यह कथन गलत है। अब 28 नंबर क्वेश्चन, मध्य बचपन अवधि है। क्या होगा? 6 से 11 वर्ष, यानी बाल विकास के दूसरे चरण बाल्यावस्था को मध्य बचपन की अवधि कहा जाता है। बाल्यावस्था का काल 6 वर्ष से 11 वर्ष तक होती है, अतः मध्य बचपन का काल की अवधि 6 वर्ष से 11 वर्ष तक होगी। अब 29 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन क्या है? ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, यानी ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, यानी कह रहा है, मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के सिद्ध कर दिया है कि बालक विकास के प्रत्येक पक्ष में उसके भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण की परस्पर अंतःक्रियाओं का परिणाम है। इसलिए यह कहना गलत होगा कि व्यक्ति को आकार देने में वातावरण को घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिकता रचना से निर्धारित होती है। अब 30 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। ऑप्शन नंबर ए है समाजीकरण। क्या है? समाजीकरण। समाजीकरण वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशल का अर्जन करना प्रारंभ करता है। अब देखते हैं हिंदी। ठीक है, हिंदी में 31 से 39 तक गद्यांश है। ठीक है, ये गद्यांश आप लोग पढ़ के आप देख लीजिएगा, हम इसका खाली आंसर पढ़ देते हैं। ठीक है, 31वां क्वेश्चन करा, जिन्हें हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं वह है उनमें से कुछ भारत और कुछ बाहर के हैं। ठीक है, इसका डिस्कशन पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अब अपने से बार बार क्वेश्चन अलग चेंज होते रहता है। अब है, कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र मिस्र, चीन, जापान आदि की संस्कृति से भी विद्यमान है? कौन होगा? वाणी। क्या होगा? बीना। अब 33 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? कौन है? तमिलनाडु और केरल के वाद्य यंत्र सबसे प्रसिद्ध है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गद्यांश के अनुसार सभ्यता और संस्कृति का इतिहास जानने में सहायक है। क्या है? वाद्य यंत्र। क्या है? वाद्य यंत्र। अब 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा, भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से है। क्या है? विशेषण। क्या है? विशेषण। भारतीय जो है शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? विशेषण है। अब 36 नंबर क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है? कौन सा है? प्रचलित। ठीक है, यानी देखिए इसमें बताते हैं हम, प्रचलित शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। प्रचलित में प्र उपसर्ग तथा इत प्रत्यय यानी चल मूल शब्द है। ठीक है, उपसर्ग जो है, उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। प्रत्यय शब्द के बाद जो अक्षर या समूह पर लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। अब 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वेदों में चर्चित कुछ वाद्य यंत्रों के प्रमाण मिले हैं। क्या है? हड़प्पा सभ्यता से। कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता से। 38 नंबर क्वेश्चन है, जन्म शब्द का समानार्थी है। क्या होगा? उत्पत्ति। जन्म का समानार्थी क्या होगा? उत्पत्ति। अब 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भूखंड शब्द से
समास है, क्या है, तत्पुरुष समास। भूखंड जो शब्द है कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं समास के बारे में। कह रहा है भूखंड शब्द में तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास के अंतिम पद प्रधान होता है। ठीक है, इस समास में साधारणतः प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष होता है। द्वितीय पद अर्थात बाद वाले पद के विशेष होने के कारण इस समास में उसकी प्रधानता रहती है। अब आते हैं क्रमधारय समास। यानी क्रमधारय का प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष अथवा संज्ञा होता है, अर्थात विशेषण प्लस विशेष मिल संज्ञा बराबर क्रमधारय होता है। अब इसके अतिरिक्त क्रमधारय समास में दोनों पदों के मध्य उपमेय उपमान का भी संबंध पाया जाता है। अब आते हैं द्वंद्व समास के बारे में। जिनके दोनों पद प्रधान हो, दोनों संज्ञाएं अथवा विशेषण हो, वह द्वंद्व समास कहलाएगा। इसका विग्रह करने के लिए दो पदों के बीच और अथवा या जैसे योजक शब्द का प्रयोग होता है। द्विगु समास जिस समासिक पद का पूर्व पद संख्या बोधक हो वह द्विगु समास कहलाता है। अब देखते हैं 40 से 44 नंबर क्वेश्चन तक। ठीक है, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है, यानी बच्चों के स्कूली भाषा घर के पड़ोसी भाषा समरूपता, क्या होना चाहिए, समरूपता होनी चाहिए। समरूपता का अर्थ है कि समान रूप या प्रारूप वाली अर्थात एक समान भाषा। स्कूल एवं घर तथा आसपास की भाषा एक समान होने से बच्चे के ज्ञानवर्धन आसानी से होता है। अब 41 नंबर क्वेश्चन है भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में है, आप क्या करेंगे, हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएगी, एकांकी पढ़कर सुनाएगी। ठीक है, यानी भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में आप अध्यापक हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएंगे। एकांकी एक दृश्य श्रव्य विधा है। हाव भाव के साथ एकांकी का पाठ करने का एकांकी का मूल भाव प्रकट होता है। अब 42 नंबर क्वेश्चन है लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है, कौन सा है, लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतः संबंधित है। अब लिखना एवं पढ़ना सीखना समान रूप से अंतः संबंधित है। बालक अक्षरों को पहचानता है और लिखने के अभ्यास के द्वारा उसे आत्मसात करता है। लिखना और पढ़ना के अंतः संबंधित होने के ही कारण जिसे लिखना आता है उसे पढ़ना भी आता है, जिसे पढ़ना आता है उसे लिखना भी आता है। अब 43 नंबर क्वेश्चन है द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है, क्या है, अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन, अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन। विद्यार्थियों को द्वितीय भाषा सीखने में महत्वपूर्ण कारक अभिवृत्ति, भाषा की परीक्षा तथा शिक्षक का रवैया होता है, जबकि अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन सबसे कम महत्वपूर्ण कारक है। अब 44 नंबर क्वेश्चन है पद्य गद्य और नाटक हमारी संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के कौन से पहलू को समृद्ध करता है, कौन सा करता है, सांस्कृतिक साहित्य, कौन है, सांस्कृतिक। पद्य गद्य और नाटक हमारी सांस्कृतिक संवेदन को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के साहित्य पहलू को समृद्ध करता है। अब 45 नंबर क्वेश्चन है कोई एक भाषा कौन सी लिपि या लिपियां में लिखी जा सकती है, हाँ उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है, क्या है, एक, कौन सा फेरबदल हो सकता है, एक फेरबदल हो सकता है। कोई एक भाषा एक ही लिपि में लिखी जा सकती है, एक से अधिक लिपि से किसी भी भाषा की नहीं होती है। अब 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा क्या है, सचेतन, क्या है, सचेतन स्तर पर देखी जाती है और कालाबंद होती है, क्या होती है, कालबंद होती है। ठीक है, वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा सचेतन स्तर पर देखी जाती है और कालबद्ध होती है। अब 47 नंबर क्वेश्चन है भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है कि क्या है, बच्चों को विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए, बच्चों का कि विभिन्न भाषाओं को पढ़ाया जाए। इन भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है कि बच्चों को विविध भाषा पढ़ाया जाए। अब 48 नंबर क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है, क्या है, हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से, हिंदी के व्याकरणिक भाषा को जानने से है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षक का सर्वाधिक संबंध हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से है। पढ़ी सामग्री का आलोचनात्मक चिंतन सृजनात्मक लेखन उच्च प्राथमिक स्तर का विषय नहीं है। अक्षरों को पहचान कर संगत ध्वनियों को उच्चारण प्राथमिक कक्षा का। अब 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित,
नियंत्रित संप्रेषण का माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित संप्रेषण का माध्यम भर नहीं है, बल्कि हमारी सोच को भी निर्मित करती है। भाषा का ज्ञान मानव जीवन को परिष्कृत करता है तथा उसमें तार्किक का निर्माण करता है। भाषा के माध्यम से मानव अपनी कला, संस्कृति और ज्ञान को व्यक्त करता है। भाषा मानव जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। अब 50 नंबर क्वेश्चन है, पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है। इसका प्रमुख कारण है कि वह कक्षा के क्या है, सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है। यानी सभी बच्चों की रुचि का क्या करती है, ध्यान रखती है। यदि कोई अध्यापक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करती हैं या करते हैं, तो इसका प्रमुख कारण है कि यह है कि वे अपने कक्षा के सभी विद्यार्थियों के छात्र छात्राओं की रुचि का ध्यान रखते हैं। अब 51 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर बी क्या है, भाषा प्रयोग की क्षमता। भाषा प्रयोग की क्षमता कह रहा है, यानी भाषा प्रयोग की क्षमता द्वारा कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा प्रयोग की क्षमता द्वारा अध्यापक प्रत्येक छात्र की क्षमता तथा भाषा की जानकारी का आकलन कर सकता है, जबकि लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा तथा व्याकरण की जानकारी छात्र में भाषा के वस्तुनिष्ठ ज्ञान परीक्षण के लिए सहायक अंग है। अब 52 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। यह विचार किसका है? क्या है? बायोस्की का। किसका है? बायोस्की का। यानी बायोस्की के अनुसार बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे क्या होगा, भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। भाषिक नियमों का स्वाभाविक रूप से क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। भाषा अर्जित करते समय विद्यार्थी भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण है। एक बार भाषा के नियमों को कंठस्थ कर लेने के उपरांत छात्र छात्रा उसका प्रयोग लिखित एवं मौखिक रूप से करते हैं। भाषा के नियम अर्थात व्याकरण भाषा को परिमार्जित बनाते हैं। अब 54 नंबर क्वेश्चन है, रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है। वह समान बातचीत में ठीक है, लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता है। यह संभव किससे ग्रस्त है? किससे ग्रसित है? डिसलेक्सिया। किससे ग्रसित है? डिसलेक्सिया से। यदि कोई विद्यार्थी समान बातचीत में ठीक है, लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता है, तो वह विद्यार्थी संभवतः डिसलेक्सिया नामक बीमारी से ग्रसित है। ठीक है, अब देखते हैं 55 से 60 ये जो पोयम है उसको हिसाब से देखेंगे। ठीक है, 55 नंबर कह रहा है, कवि को कोई कह रहा है कि क्या इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, यानी प्रस्तुत काव्य में कवि कोई कह रहा है कि धरती और धरा असमान यानी गगन सिर्फ उसके लिए है। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कविता में 2 समानार्थी शब्द एक वाक्य में आए हैं, वह वाक्य कौन सा है? न अवरोध कोई न बाधा कोई कहीं है। न अवरोध कहीं न बाधा कहीं है। ठीक है, अब है 57 नंबर क्वेश्चन, कवि को कौन निमंत्रण दे रहा है? कौन दे रहा है? दिशाएं। कवि को कौन निमंत्रण दे रहा है? दिशाएं। अब है 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द छाटिए। क्या होगा? धरा। क्या है? धरा। 59 नंबर क्वेश्चन है, कवि का विजयी गीत कौन गा रहा है? कौन गा रहा है? आकाश। यानी कवि का विजयी गीत कौन गा रहा है? आकाश गा रहा है। अब है 60 नंबर क्वेश्चन, कोई शब्द व्याकरण की दृष्टि से है, कौन है? सर्वनाम। कौन है? सर्वनाम। कोई जो है शब्द व्याकरण की दृष्टि से सर्वनाम है। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वावर में संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। विशेषण किससे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम करने या होने का समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। अब अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय ऐसे शब्द का होता कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि का कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं संस्कृत। ठीक है, अब है संस्कृत भाग 3 संस्कृत। ठीक है, ये दिया है श्लोक के पढ़कर हम लोग 61 से 66 तक का जवाब देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है, कुत्र स्थितम वारी मुक्ता फल श्रियम धते। क्या होगा? पद्य पत्री स्थितम। ठीक है, यानी जल कमल के पत्ते में स्थित होने पर मोती फल मोती का रूप धारण कर लेती है। उपयुक्त पदांश की द्वितीय पंक्ति में इसका उत्तर सन्निहित है, मैंने दिया हुआ है। ठीक है, अब है 62 नंबर क्वेश्चन, वस्त्राणि पदस्य वृते द्वितीय श्लोकम की पद प्रयुक्तम। क्या होगा?
वसांसी, वसांसी क्या है? वसांसी। वत्रानी पद के लिए वसांसी पद प्रयुक्त हुआ है। अब 63 नंबर क्वेश्चन है, साधो शक्ति कथम उपयुक्तम भवति? क्या होगा? रक्षणाय, रक्षणाय क्या होगा? रक्षणाय। अब 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मयूरानाम सुंदरम नृत्य कदा प्रयत्न निरर्थक भवति? क्या होगा? यावत धेनुषी न दृश्यम, सॉरी ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यावत गुणी भी न दृश्यम। यानी कह रहा है दिए गए पदांश के अनुसार मोरों का नाचना तब तक व्यर्थ है जब तक गुणवान व्यक्तियों के द्वारा न देखा जाए। अब चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अध्यायनेन पदस्य कृते पश्चिमे श्लोकम की पदम प्रयुक्तम? क्या होगा? पठनेन। क्या होगा? पठनेन। 66 का रहा है, परवावेशेनु का अनादार क्रोति? क्या होगा? मूर्ख, मूर्ख। यानी उपयुक्त पदांश में मूर्खों को 5 चिन्ह बताया गया है, घमंड, दुर्वचन, क्रोध, हट्ठी, दूसरों के बात का निरादर, यही होता है मूर्ख का फॉर्मूला। अब है दिया हुआ है श्लोक 67 से 81 तक, ठीक है, सॉरी अधोलिखित प्रश्नानम विकल्पनात्मक विकल्प के हिसाब से दिया हुआ है, श्लोक नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं 67। यह करा है, कविता पठनम पाठ्यनस्य उद्देश्यम किम अस्ति? उद्देश्यम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कविताया व्याकरणगत रूप पद ज्ञानम, ठीक है। अब 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, छात्रनाम शब्दावली ज्ञान वर्धनम अधोलिखितेषु कतमा प्रभावितमायोजनाम अस्यात्? क्या होगा? प्रस्तुत संदर्भानुसारम नवीन शब्दानाम अर्थानुमानम, ठीक है। अब 69 नंबर है, भाषा शिक्षकम छात्रनाम दोषम पश्यते? क्या होगा? अधिगमे समस्या रूपेण। अब आता है 70 नंबर क्वेश्चन। 70 कह रहा है, शिक्षिका खाद्य विवेक खाद्य विषयक पाठस्य पठनार्थ निर्देशनांत पूर्व स्वस्व भोजनम प्रवृत्ति विषये समूहेषु वार्तालापम कुत छात्रनाम निर्दिशाति एवं स किम करोति? क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, कक्षागत ज्ञानेन स विद्यार्थीन जीवनानुभवस्य संबंध स्थापित, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भाषा शिक्षणार्थम अध्यस्तनेषु कथम व्यवहारस्य सिद्धांत न अनुसरति? क्या होगा? भाषा शिक्षणार्थम अंतर्निहितार्थनम, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 72 कह रहा है, अधोलिखितेषु कतमम उक्ति उचित? क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी कस्याश्चित भाषाया ज्ञानम नमः तपस्या भाषायाम शुद्ध व्याकरण से ज्ञानव। अब 73 नंबर क्वेश्चन है, लेखन कौशल विकास शिक्षक मुख्यतः अवधारणे? क्या होगा? सुंदर हस्ताक्षरम, सुंदर हस्ताक्षरम। अब आते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सुरेश का भाषा शिक्षक अस्ति स छात्रनाम एकस्मिन् ग्रामे परिभ्रमणेषु निर्दिशाति तत्र आपवानम सूचनापठनम पठित्वा तदुपरति विवरणम दातुं कथयति च एवं द्विधा क कथ्यते? क्या होगा? परियोजना कार्यम। क्या होगा? परियोजना कार्यम। 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अद अस्तेनेषु किम श्रवण पूर्व गतिविधि अस्ति? क्या होगा? शिक्षक प्रस्तुत विषय जीवनानुभव विषय च छात्रम की जनन्ति इति प्रश्नम कुर्यते। अब 76 नंबर क्वेश्चन है, गीता एकम कथा संग्रह पठति एवं प्रकारणम पठम कथ्यते? क्या होगा? विशदार्थ पठनम इति, विशदार्थ पठनम इति। अब 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रचनात्मक कक्षायाम कविताया पठन समय शिक्षक? क्या होगा? समूहेषु चर्चा कृत्वा कविताम अधिकृत्य स्वस्वमतं प्रादुतम छात्रनाम निर्देश। रचनात्मक कविता पाठन समय शिक्षक
समूहेषु चर्चाकृत कविताम् अधिकृत्य सश्वासनां प्रदातुं छात्राणां पुनरावृत्तं च कुतः कर्तुं निर्देश इति। अब 78 नंबर क्वेश्चन है, अदस्तेनु केन त्रिभाषा सूत्रम संतुतम। क्या होगा? कोठारी आयोग। क्या होगा? कोठारी आयोग। यानी त्रिभाषा सूत्र कोठारी आयोग 1964 से 66 ने दिया था। कोठारी आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने नाम से भी जाना जाता है। अब है 79 नंबर, सर्वसाम बालानाम जन्मनम एवं कौन सी भाषाधिग्रहणस्य अंतर्निहित विद्यते। क्या होगा? सार्वत्रिक शब्दकोश विशिष्टस्य। अब 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भाषाया कौशल चतुष्याम अतिरिक्त अधोलिखितेषु अपरम कौशलम किम अस्ति। क्या होगा? अध्ययन कौशलम। क्या होगा? अध्ययन कौशलम। अब 81 नंबर क्वेश्चन है, बहुभाषिकताया उपयोग साधन रूपेण अनिवार्यता क्रियते येन। क्या होगा? बाला बहुनाम भाषानाम अधिगमन कुर्यत। यानी बहुभाषिता उपयोग साधारण रूपेण बाला बहु भाषा अधिगम कुर्यो इति। अब 82 से 90, ठीक है, यानी गद्यांश को पढ़ के जवाब देना है। चलिए देखते हैं डायरेक्ट इसका हम लोग आंसर देखते हैं। क्वेश्चन आंसर, जीवने अनापेत्रस्य कस्य अधिकम महत्तम अस्ति। क्या होगा? जलस्य। यानी अब 83 नंबर, जलस्य अपरम नाम किम। क्या होगा? जीवनम। क्या होगा? जीवनम। 84 नंबर क्वेश्चन है, जलम इति पदस्य पर्यायो भवति। क्या होगा? नीरम। क्या होगा? नीरम। 85 नंबर क्वेश्चन है, एकत्रीकृतम इति पदस्य कृते गद्यांशम अस्मिता का शब्द प्रयुक्त। क्या होगा? सचितम। क्या होगा? सचितम। अब 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, त्रिनादिनी केशानाम आहारम भवन्ति। क्या होगा? पशुनाम धेन्वादीनाम। 87 नंबर क्वेश्चन है, उद्योगानाम विकास किम अपेक्षते। क्या होगा? विद्युत शक्तिनम। क्या होगा? विद्युत शक्तिनम। 88 नंबर क्वेश्चन है, सर्वविदित पदस्य पर्यायो भवति। क्या होगा? सर्वे ज्ञाता। क्या है? सर्वे ज्ञाता। अब 89 नंबर क्वेश्चन है, नद्य राष्ट्रीय जीवनम कथम कुर्वन्ति। क्या होगा? सर्वसंपन्नम। क्या होगा? सर्वसंपन्नम। 90 नंबर क्वेश्चन है, परिच्छेदे कृतक इति प्रयुक्त पदस्य अभिप्राय। क्या होगा? निर्मित है। क्या होगा? निर्मित है। अब देखते हैं सामाजिक अध्ययन वैकल्पिक सोशल स्टडीज, ठीक है। चलिए देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इन नाविकों में से किसने भारत को समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया। कौन होगा? क्रिस्टोफर कोलंबस। कौन है? क्रिस्टोफर कोलंबस। यानी कब आया था? 1492 ईस्वी में अटलांटिक महासागर पार करके अमेरिका पहुंचा था, ठीक है। अब है 92 नंबर क्वेश्चन, राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया। कौन है? चेर। कौन है? चेर। अब है 93 नंबर क्वेश्चन, 1906 में हुए सोग्राम संगम के विद्रोह का कारण था। क्या था? असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया अनौपचारिक वन कानून का विरोध। कर रहा है 1906 में सोग्राम संगम का विद्रोह असम में ब्रिटिश के विरुद्ध असम के आदिवासी समूह के द्वारा औपनिवेशिक वन कानून के विरोध में किया गया था, ठीक है। अब 94 नंबर क्वेश्चन कर रहा हूँ, ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा, जिसका विरोध किया गया क्योंकि इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, ठीक है। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, इसलिए विरोध किया गया। यानी ब्रिटिश शासन ने 1919 में भारत में लागू किए गए मॉन्टेग्यू चमसफोर्ड सुधार की समीक्षा के लिए 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। इस कमीशन में एक भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। अब है 95 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आंदोलन संगठन है और सुधारक है। ब्रह्म समाज के चलिए डायरेक्ट आंसर देखते हैं। ब्रह्म समाज के केशवानंद सेन, युवा बंगाल आंदोलन के हेनरी लुई विलियम डिरोजियो, रामकृष्ण मिशन के स्वामी विवेकानंद 1897 ईस्वी में,
अलीगढ़ आंदोलन के सर सैयद अहमद खां 1875 ईस्वी में। अब 96 नंबर क्वेश्चन, बायोवृद्ध गांधीवादी नेता पोट्टी श्री रामुलु निम्नलिखित राज्यों में से किसके बनने के लिए सन 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे? ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश बनाने के लिए। बायोवृद्ध गांधी नेता पोट्टू श्रीराम आंध्र प्रदेश के भाषाई आधार पर अलग राज्य बनाने के लिए 1952 ईस्वी में भूख हड़ताल पर बैठे थे। तभी इनके इसी दौरान दिसंबर 1952 ईस्वी में श्री रामुलु की मृत्यु हो गई। ठीक है, 1953 में आंध्र प्रदेश प्रथम राज्य घोषित हुआ। अब 57 नंबर क्वेश्चन है, वाहद क्या है? वाहदत ए दिन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता को हिमायती इनमें से कौन थे? मौलाना आज़ाद। कौन थे? मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद वाहद ए दिन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता प्रबल हिमायती थे। मौलाना आज़ाद को स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बनाने का गौरव प्राप्त है। अब 58 नंबर क्वेश्चन है, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश है, कौन सा है? कर्क रेखा, कर्कवृत्त, कर्क रेखा, कर्कवृत्त। यानी भारत में लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश कर्क रेखा, इसे 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। कर्क रेखा के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। अब 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है? कौन सा होगा? पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। पृथ्वी जितने समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती घूमती है उस समय को पृथ्वी दिन कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में गति परिभ्रमण घूर्णन कहते हैं। अब 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, करा निम्नलिखित को सही जोड़ा बनाना, वनस्पति के प्रकार और पौधों के प्रजातियाँ। चलिए देखते हैं इसके मिलान। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे मिलान कर दिया। उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्या? महोगनी। उष्णकटिबंधीय वर्षावन महोगनी। उष्णकटिबंधीय पतझड़वन साल। उष्णकटिबंधीय पतझड़वन साल का। ठीक है, कटीली झाड़ियाँ बबूल के, कटीली झाड़ियाँ बबूल। मैग्रोवन गारन यानी सुंदरी, मैग्रोवन गारन यानी सुंदरी। ठीक है, अब है 101 नंबर, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका। कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका। जलवायु परिवर्तन और शोध कार्य करने के लिए भारत द्वारा अंटार्कटिका महाद्वीप पर अपने शोध संस्थानों की स्थापना किया है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत का प्रथम शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री 1983, द्वितीय मैत्री तथा तृतीय भारतीय शोध केंद्र की स्थापना की। अब अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब 102 नंबर क्वेश्चन है, महासागरीय धाराओं की संबंध में नीचे दिए गए दोनों कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी उष्ण यानी गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। बी का रहा, शीत या ठंडी महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों को जल ले जाती है। यानी ऑप्शन नंबर ए है, ए सही है, बी गलत है। ठीक है, अब 103 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ऋतु प्रवास से अभिप्राय है क्या है? ऑप्शन नंबर यानी नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता। यानी पशुधन के साथ चारागाह के खोज में स्थान परिवर्तन नहीं ऋतु प्रवास कहलाता है। अब 104 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करना है, शैलों के प्रकार और उदाहरण है। ठीक है, चलिए देखते हैं डायरेक्ट इसका मिलान कर रहा है। अंतर्भेदीय आग्नेय शैले ग्रेनाइट, बहिर्भेदी अग्नेय शैल बेसॉल्ट, अवसादी शैले बलुआ पत्थर, कायांतरित शैले चूना पत्थर। 105 नंबर क्वेश्चन है, यानी निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चिनूक अस्थायी पवन चलती है? कौन? प्रेयरी है। कौन है? प्रेयरी। चिनूक रॉकी पर्वत के पूर्व ढलान क्षेत्र में अमेरिका कनाडा में चलने वाली पवने हैं। कहाँ चलने वाली? अमेरिका और कनाडा में चलने वाली पवने हैं। अब 106 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है? कौन करती है? बाह्यमंडल। कौन करती है? बाह्यमंडल। वायुमंडल का सबसे बाह्य परत वायुमंडल रेडियो प्रसार में सहायता प्रदान करती है, क्योंकि संचार उपग्रह वायुमंडल में स्थापित किए जाते हैं जहां से तरंग पृथ्वी के अन्य भागों में परिवर्तित की जाती है। अब 107 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है? किसकी है? सूती वस्त्र की। सुनहरी जरी जूट फसल की एक किस्म है। सुनहरी जरी सूती वस्त्र की एक किस्म है जो गुजरात के राज्य बड़ोदरा क्षेत्र में उत्पादित होती है। अब 108 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है। यानी पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या।
अब पृथ्वी के पृष्ठ के प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि भारतीय राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या 1106 किलोमीटर रह गई है। अब 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? आखनन। क्या है? आखनन का प्रयोग किया जाता है। अब 110 नंबर क्वेश्चन है। उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है? टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर टी है, टोकरी बुनाई लघु उद्योग का है, लघु उद्योग का एक उदाहरण है। लघु उद्योग होता है जहाँ 5 से 10 व्यक्ति सीमित संख्या में किसी वस्तु का उत्पाद किया जाता है। अब 111 नंबर क्वेश्चन। तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? कौन सा है? तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णय पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। ठीक है, तानाशाही वह प्रकृति है जिससे शक्ति का संकेंद्रण एक व्यक्ति में निहित होता है। अब 112 नंबर क्वेश्चन है। कृष्ण राज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? कावेरी पर। किस पर बनाया गया है? कावेरी पर। कृष्ण राज सागर बांध कावेरी नदी बनाया गया है। इस बांध का निर्माण 1932 ईस्वी में किया गया था। इस बांध की ऊंचाई 38 मीटर तथा इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है। अब 113 नंबर क्वेश्चन है। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है। क्या करता है? पत्नी, पुत्र, पुत्रों तथा पुत्री पुत्रियों को। यानी हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार मृतक पिता की संपत्ति में उसके पत्नी, पुत्रों तथा पुत्रियों के समान अधिकार प्रदान किया गया है। इसके पूर्व यह अधिकार केवल पत्नी और पुत्रों को ही प्राप्त था। अब 114 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया है? किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, यानी सर्वप्रथम भारत के संदर्भ में विविधता में एकता का मुहावरा सर्वप्रथम भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अब 115 नंबर। जनपद पंचायत के कार्यों के विषय में निम्नलिखित पदों कथनों ए और बी के पे विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें ऑप्शन होगा सी, यानी कह रहा है जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजना निर्धारित करती है। बी कह रहा है जनपद पंचायत ग्राम पंचायत के मध्य धन वितरण का नियमित जिला परिषद का सहायक करती है। यानी ए गलत है और बी सही है। ठीक है, अब 116 नंबर क्वेश्चन कहता है सूचना ए और बी देखना है। ठीक है, ये और उसका आंसर देना है। कह रहा है सूचना और का अधिकार के माध्यम से कोई भी नागरिक केवल केंद्रीय सरकार के विभाग की कार्यप्रणाली के संदर्भ में सूचना प्राप्त कर सकता है। क्या है? ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिक को किस स्तर के किसी न्यायालय में पहले याचिका दाखिल करनी पड़ती है। यह भी गलत है। ठीक है, यानी कह रहा है ये कह रहा है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार सरकार के किसी भी स्तर चाहे केंद्र हो या राज्य सरकार के विभागों को संदर्भ में सूचना प्राप्त करते हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को किसी भी स्तर के किसी भी न्यायालय में याचिका दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसलिए पहला और दूसरा क्या दोनों गलत है। अब 117 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुल्तान का स्वप्न नामक कहानी का लेखिका कौन थी? कौन थी? रुकैया सखावत हुसैन। रुकैया सखावत हुसैन जो 1905 में लिखी गई, वर्ष 1908 में प्रकाशित की गई थी। ठीक है, अब 158 नंबर क्वेश्चन गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? ज्योतिराव फुले। गुलामगिरी नामक पुस्तक ज्योतिराव फुले ने। गुलामगिरी पुस्तक का रचना 1872 ईस्वी में प्रसिद्ध समाज सुधारक ज्योतिबा फुले ने की थी। ज्योतिराव फुले का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। इन्होंने दलित समाज के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की 1873 में की थी, जो 1888 में लोग इन्हें महात्मा कहने लगे। अब 119 नंबर क्वेश्चन भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अब अपील की व्यवस्था का अर्थ है। क्या है? किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उसके ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसमें अपीलीय व्यवस्था को शामिल किया गया है। अपीलीय व्यवस्था का तात्पर्य प्रार्थना करना। न्यायिक व्यवस्था में अपीलीय व्यवस्था का तात्पर्य है कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि निम्न न्यायालय के द्वारा न्याय नहीं मिल पाया है तो वह उच्च न्यायालय की याचिका डाल सकता है। अब सरकार के कार्यपालिका अंग से प्रभावित है। क्या है? यानी लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन
चलाने के लिए उत्तरदायी है। यानी सरकार के मुख्यतः 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, यानी विधायिका ऐसे लोगों का समूह है जो नियम कानून का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसे विधायिका कहते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोग होते हैं जो विधायक द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करते हैं, उसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, कार्यपालिका। ठीक है, विधायिका यानी कार्यपालिका कहते हैं विधायकों द्वारा बनाए गए कार्य को लागू करते हैं, उसे कार्यपालिका कहते हैं। तथा शासन चलाने के लिए उत्तरदायी होता है, जबकि न्यायपालिका विधायिका तथा कार्यपालिका का उपयुक्त नियंत्रण स्थापित करता है। अब 121 नंबर क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 122 सुनिश्चित करता है, क्या करता है, गिरफ्तारी के दौरान यह हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने के अधिकार है। यानी भारतीय संविधान के भाग 3 मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 22 का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत व्यक्ति को कुछ दशाओं में गिरफ्तार और निरोध के संरक्षण प्रदान किया गया। अर्थात अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया है तो उसके 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। दूसरा है 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना होगा, आने जाने का समय छोड़कर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 122 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है, प्रधानमंत्री। यानी लोकसभा का सत्ताधारी कौन होता है, प्रधानमंत्री। ठीक है, यानी लोकसभा का बहुमत दल का नेता संसद सदस्य आपस में ही एक मुखिया नेता चुना करते हैं। ठीक है, 123 नंबर क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के स्वरूप पर ABC कथनों पर विचार कीजिए। क्या होगा, यानी तीनों सही होगा। ठीक है, यानी यह अपने वातावरण में लोगों का अध्ययन है, सही है। बी कह रहा है यह लोगों के संबंध और उनके अंतर्निर्भरता का अध्ययन है। सी कह रहा है यह अतीत और वर्तमान के संबंध का अध्ययन है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। यानी कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान विषय का मुख्य उद्देश्य बालक को अपने समाज तथा आसपास के वातावरण को समझाना होता है। अब इससे बालक को सामाजिक संबंधों की जानकारी मिलती है तथा बालक यह समझ पाता है कि समाज में रहने वाले लोग किस प्रकार से एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो साथ ही साथ बालक को प्राचीन समाज एवं वर्तमान समाज के निरंतर तथा आपसी संबंधों का ज्ञान भी हो जाता है। अतः कथन और तीनों सही है। अब 124 नंबर क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित विषयों में से किससे संबंधित विषय वस्तु सम्मिलित है। कौन सम्मिलित है, अर्थशास्त्र। कौन है, राष्ट्रीय पटचर्या रूपलेखा 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के सामाजिक और राजनीतिक जीवन के पाठ्य पुस्तकों के अंतर्गत 4 विषयों को सम्मिलित किया गया है। 4 विषय हैं, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र को शामिल किया गया है। अब 125 नंबर को, आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे, निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प चुनना है। ठीक है, कह रहा है यह वर्तमान का अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित करता है। यानी सामाजिक विज्ञान के विषय मुख्यतः प्राचीन समाज का नए समाज में स्थानांतरण अध्ययन है अतः वर्तमान का अतीत के साथ तुलनात्मक अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए ऐतिहासिक कल्पना प्रश्न पूछना चाहिए। अब 126 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए आप वृत्तांतों का प्रयोग क्यों करेंगे। दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित कारण को चुनना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है, कर अवधारणाओं को सजीव वास्तविकता के साथ जोड़ सके। यानी सामाजिक विज्ञान शिक्षण में वृत्तांतों का प्रयोग करना बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयुक्त माना जाता है। इससे बालक विषय की अवधारणाओं को वास्तविकता के साथ जोड़ सकता है तथा आसानी से समझ सकता है। अतः शिक्षक को इस प्रकार को कौशल का प्रयोग करना सर्वाधिक उपयुक्त होता है। अब 127 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आधार समूह 2006 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण अपनी लोकप्रिय खो रहा है क्योंकि यह मानवीय मूल्यों के अंतर्विरोध को कई स्थितियां प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय आधार समूह 2006 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण अपनी लोकप्रिय खो रहा है क्योंकि सामाजिक पाठ्य पुस्तकों में उल्लेखित आदर्श स्थिति और कुछ और है तथा वास्तविक स्थिति कुछ और। इस परिस्थिति में पाठ्य पुस्तक के साथ समायोजन में कठिनाई होती है। अब 128 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित आकलन का अनुपयुक्त वर्णन है। कौन होगा, यह केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है। यह केवल सहगामी पक्षों को क्या करता है, सम्मिलित करता है। विद्यालय आधारित आकलन बच्चों के गुणों को सकारात्मक दिशा प्रस्तुत करता है। इस आकलन के 2 पक्ष होते हैं। पहला है इसमें छात्रों के शैक्षिक पक्ष को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा है छात्रों को गैर शिक्षक पक्ष को सम्मिलित किया जाता है। अब 129 नंबर क्वेश्चन,
एक शिक्षक का सामाजिक विज्ञान के विषय का संपादित करने की भूमिका पर निम्नलिखित ए और बी कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। एक और ए बी, एक और शिक्षक सभी शिक्षार्थियों को गरिमा को आवश्यक सुनिश्चित करें और संवेदनशील के साथ चर्चा को शुरू करें। बी कह रहा है शिक्षक लड़कों के साथ तथ्य और लड़कियों को भावनाओं पर अवश्य बल दें। बी गलत है, ए सही है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, यानी शिक्षक को ऐसे मुद्दों पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चर्चा के दौरान संवेदनशील को बनाए रखें। अब 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है? सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है? यह पाठक को समाज को वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायता करता है। यानी वैज्ञानिक अध्ययन वह होता है जिसमें ज्ञान विकास की क्रमबद्धता को सुव्यवस्थित ढंग से बताया गया हो। ठीक है, अब है 131 नंबर क्वेश्चन। आप एक वर्ष में नियोजित, अल्प नियोजित और अनियोजित ग्रामीण श्रमिक द्वारा बिताए गए समय के समानुपात को चित्रित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से आप कौन से आरेखीय चित्रण को चुनेंगे? कौन से चुनेंगे? चक्र आरेख। कौन चुनेंगे? चक्र आरेख। यानी किसी निश्चित समय में समानुपाती चित्रण के लिए सबसे उपयुक्त आरेख चक्र आरेख होता है, क्योंकि इसमें विभिन्न क्षेत्रों और अनुपात की आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब 132 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शिक्षार्थियों का सामाजिक विज्ञान विषय में कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित कारण चुनना है। क्या होगा? यह अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, 133 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यानी भूमंडलीय तापन पर हुई परियोजनाओं में से कौन सा द्वितीयक स्रोत पर आधारित है? कौन आधारित है? कह रहा है ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी किसी घटना का प्राथमिक स्रोत प्रत्यक्षदर्शी होते हैं जो उस घटना की आंखें देखे बताते हैं तथा उनके द्वारा दिया गया वक्तव्य प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार भूमंडलीय तापन पर हुई परियोजना का प्रथम स्रोत होगा जो निम्न है। पहला है एक क्षेत्र में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों से मौसम में होने वाले परिवर्तन पर साक्षात्कार। बी कह रहा है, दूसरा कह रहा है भूमंडलीय तापन पर चित्रों का क्लोज बनाना। तीसरा कह रहा है किसी पुस्तक में उल्लेखित मौसम में हुए परिवर्तन पर आधारित चर्चा करना। ठीक है, अब 134 नंबर क्वेश्चन आते हैं। यानी एक शिक्षक शिक्षार्थियों को कुछ मानदंडों देता है और कहता है कि वे उन पर आधारित अपनी परियोजनाओं का आकलन करें। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन के तरीकों का प्रयोग शिक्षक द्वारा किया गया है? कौन है? स्व आकलन। क्या है? स्व आकलन। शिक्षक द्वारा कोई परियोजनाएं छात्र को तभी दी जाती है जब शिक्षक उनका आकलन स्वयं कर ले ताकि त्रुटियों के बारे में विद्यार्थी जाने। अतः शिक्षक द्वारा पूर्व ही स्वतः आकलन कर लिया जाता है। 135 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नागरिक शास्त्र की नामावली में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने बदलाव का क्या सुझाव दिया है? क्या दिया? सामाजिक और राजनीतिक जीवन। सामाजिक और राजनीतिक जीवन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार सामाजिक राज्य विज्ञान के 4 विषयों का समावेश किया गया है। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार नागरिक शास्त्र विषय के नाम के स्थान पर सामाजिक और राजनीतिक जीवन रखने का सुझाव दिया गया है। अब 137 नंबर निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के कक्ष में आप किस मूल्य पर सबसे कम बोल देंगे? क्या होगा? प्रतियोगितात्मक। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्ष में छात्रों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं को दूर करने के लिए किसी शिक्षक की प्राथमिकता होनी चाहिए। प्राथमिकता स्तर छात्रों में सहयोग की भावना का विकास करना चाहिए, उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। ठीक है, यही तो है। अब 137 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शिक्षार्थियों के संकलनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है? पहला कर रहा है कक्षा के दौरान आकलन, दूसरा कर रहा है सत्र के समाप्त होने पर आकलन, तीसरा कर रहा है परियोजना का आकलन, चौथा कर रहा है पाठ के अंत में आकलन। कौन सा होगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी किसी कक्षा के सत्र समाप्त हो जाने के पश्चात विद्यार्थियों का संपूर्ण आकलन संकलनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य होता है। अब 138 नंबर क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए एक शिक्षक को कक्षा 7 में पाठ ठंडा रेगिस्तान लद्दाख पढ़ाना है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उचित होगी? कौन सा होगा? प्रतीक अध्ययन विधि। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख के पढ़ाने के लिए सर्वाधिक उचित एवं प्रयुक्त विधि प्रतीक अध्ययन विधि होती है, क्योंकि उस क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं भ्रमण करना संभव नहीं होगा, अतः उन्हें प्रतीकों के माध्यम से समझाना सरल एवं आसान होता है। अब 139 नंबर क्वेश्चन।
139 नंबर क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों इतिहास लेखन को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक प्रासंगिक है? कौन सा है? स्रोत विधि। कौन है? स्रोत विधि। उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों इतिहास लेखन को पढ़ाने के लिए सर्वाधिक प्रमुख विधि स्रोत विधि होगी, क्योंकि इस विधि के अंतर्गत पुरानी घटनाओं या ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी के प्रमुख स्रोत साहित्य अभिलेख हैं, जिसे छात्र रुचिपूर्वक समझ सके। अब 140 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 की संस्तुति के अनुसार बच्चों के विद्यालय जीवन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ना चाहिए? किसके साथ? विद्यालय के बाह्य वातावरण, विद्यालय के बाहरी वातावरण। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के संस्तुति के अनुसार बच्चों को विद्यालय जीवन के साथ साथ विद्यालय के बाह्य वातावरण से भी जोड़ना चाहिए। इससे बालक को सामाजिक मूल्यों तथा सामाजिक संबंधों का ज्ञान होता है और वे अपने भावी जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो सकेंगे। अब 143 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प को दंड आरेख द्वारा सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है? कौन सा? वर्षा को दंड आरेख के माध्यम से सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है। अब 142 नंबर क्वेश्चन, लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित पाठ्यक्रम संबंधी उपागम को चुनिए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी बच्चों को लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए सबसे बेहतर विधि यह होगी कि पुस्तक में उल्लेखित आदर्श स्थिति को वास्तविक स्थिति के साथ समायोजित करके उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाए। अब है 143 नंबर क्वेश्चन, गणितज्ञ तथा खगोलशास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियन नामक पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी भाषाओं में निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखे थे? किसमें लिखे थे? संस्कृत भाषा में। यानी गणित तथा खगोलशास्त्र आर्यभट्ट ने अपनी आर्यभट्टियन पर संस्कृत भाषा लिखी थी। आर्यभट्टियन गुप्तकालीन शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे जो पाई का आविष्कार किए थे। ठीक है। अब 144 नंबर क्वेश्चन है, स्तूपों में से किसको एक स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था? कहाँ किया गया? सारनाथ में। यानी बुद्ध द्वारा गया के ज्ञान प्राप्ति के बाद बौद्ध धर्म की स्थापना का प्रयास किया गया तथा बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए सर्वप्रथम सारनाथ का उपदेश दिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा कांग्रेस नेता मौलाना तथा यहीं पर बौद्ध संघ की स्थापना की गई। ठीक है। अब है 145 नंबर, संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों के मूवेंदार कहा गया है? किसे कहा? चोल, चेर और पांड्य को। किसे कहा गया? चोल, चेर और पांड्य को। संगम कविता में मूवेंदार शब्द प्राचीन दक्षिण भारत के 3 राजवंशों को सम्मिलित रूप से प्रयुक्त किया गया। यह 3 राजवंश थे चोल, चेर और पांड्य। ठीक है। अब है रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर बना सांड, जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इसमें किसके शासनकाल में बनाया गया था? मौर्य शासनकाल। कौन से? मौर्य शासनकाल में। अब 147 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को इनमें से किसके विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है? शंकर, अल्लाह, प्रभु, रामानुजन, बसवन्ना। किसका होगा? यानी वैष्णव रामानुजन। यानी विशिष्टाद्वैत सिद्धांत वैष्णव संत रामानुजन के द्वारा दिया गया है। इस सिद्धांत के अंतर्गत इस जगत में 2 ही स्थिर तत्व हैं, जो ईश्वर और आत्मा है। इन दोनों ही स्वयं में विशिष्ट है। इन दोनों क्या है? स्वयं में विशिष्ट है। 147 नंबर क्वेश्चन करा, अभिलेखागार वह स्थान है जहां क्या होता है? ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। ठीक है। अब 149 नंबर क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीरशैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? कौन होगा? इनमें जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्रह्मवादी विचारधारा को विरुद्ध तर्क दिया है। 150 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली की आरंभिक सल्तनत के समय में बंदगाह के बारे में निम्नलिखित 2 कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या होगा? ये सही है और बी गलत है। ये सही और बी गलत है। दिल्ली सल्तनत में बंदगाह शब्द उन गुलाम मुसलमानों के लिए प्रयुक्त किया गया जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। ठीक है। यहाँ पे हमारा 150 क्वेश्चन फाइनल हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।